गुड मॉर्निंग। आज आज हम फिजिक्स में ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में एक टॉपिक अच्छा है लेंस। उस लेंस में हम ये बताएंगे कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किसी माध्यम में परिवर्तित होती है तो कैसे परिवर्तित होती है ना। कोई लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर किस प्रकार निर्भर है, लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर किस प्रकार निर्भर है, ये हम आज का टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो किसी लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर किस प्रकार निर्भर है, यानी लेंस की फोकस दूरी पर माध्यम का प्रभाव। ठीक है ना। लेंस की फोकस दूरी पर किसी माध्यम का प्रभाव या किसी माध्यम में लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार चेंज होती है, कैसे परिवर्तित होती है, क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, और क्या लेंस में परिवर्तन होता है। तो ये सब कुछ आप जानेंगे, है ना। यदि चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तो ये पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। लेंस की फोकस दूरी पर माध्यम का प्रभाव। तो चलिए हम ये लेके चलते हैं कि कोई लेंस है और उस लेंस की एक वायु माध्यम में फोकस दूरी की बात कर लेते हैं और फिर किसी द्रव माध्यम में, और उसमें दोनों में क्या अंतर होता है, कौन ज़्यादा होता है कौन कम। ठीक है ना। तो लेंस की फोकस दूरी पर माध्यम का प्रभाव, इसके लिए आप लोगों को बता दें एक फार्मूला होता है। 1/f बराबर μ-1 और 1/r1 - 1/r2। ये f क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, और म्यू क्या है, अपवर्तनांक है लेंस का, और r1 r2 वक्रता त्रिज्याएं लेंस की। ठीक है ना। तो एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, और म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, और r1 r2 क्या है, वक्रता त्रिज्या। इस फार्मूला को बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, इस फार्मूला को कहा जाता है, इस फार्मूला को बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, इसको ये बोला जाता है। ठीक है ना। 1/f बराबर μ-1 1/r1 - 1/r2। f फोकस दूरी है, म्यू अपवर्तनांक है, r1 r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं, है ना। तो इसी के आधार पर तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक माध्यम ले लेते हैं वायु, एक माध्यम हम वायु लेके चलते हैं, और एक माध्यम मान लीजिए कोई द्रव ले लेंगे। ठीक है ना। और इस फार्मूला को लगाते हैं, एक बार हम वायु माध्यम के लिए इस फार्मूला को लगाते हैं, एक बार जल माध्यम में इस फार्मूला को लगाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि वायु में ज़्यादा होगा कि जल में ज़्यादा होगा और क्या परिवर्तन होगा। अब जल को ज़रूरी नहीं है, द्रव ले लेते हैं, है ना। द्रव में कोई भी हो सकता है ना। पर्टिकुलर जल की बात ना करके द्रव माध्यम ले लेते हैं। ठीक। तो देखिएगा, मान लिया वायु माध्यम में लेंस की फोकस दूरी जो है उसको हम AFA कह दें, तथा द्रव माध्यम में FL है। तो इस फार्मूला को वायु माध्यम के लिए लगाएं हम। ठीक है ना। तो 1/f बराबर ये a μg-1 और 1/r1 - 1/r2। ध्यान दीजिए, माध्यम क्या है, वायु है।
और लेंस जो है किसका बना होता है, ये जो लेंस है हम मान कर चलते हैं किसका है, कांच का, ठीक है ना। तो माध्यम तो वायु है और लेंस जो है वो कांच का है, तो ए म्यू जी लिख दिए, ठीक है ना। तथा द्रव माध्यम में 1/FL बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर L म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 ये। अब माध्यम क्या हो गया, द्रव, तो यहाँ हो गया L और जी L म्यू जी यानी लेंस तो अभी भी कांच का है ना, ध्यान दीजिए ए म्यू जी यहाँ है, यहाँ L म्यू जी है, ए म्यू एल ना लिख देना, L म्यू जी माध्यम द्रव और लेंस किसका है, कांच का। इन दोनों को एक दूसरे से भाग कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1/2 से 1/2 का भाग करेंगे तो ये 1/F, तो ये FL ऊपर चला जाएगा, FL/FA। ध्यान दीजिए इस ये बटे ये करेंगे तो FL सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, देख लो ये इससे कैंसिल, तो ए म्यू जी माइनस 1 और L म्यू जी माइनस 1 ये आया, ठीक है। अब ये बता दें, यहाँ तक ठीक है ना। ये पतले लेंस के अपवर्तन सूत्र से वायु माध्यम के लिए ये हो गए, ये द्रव माध्यम के लिए हुआ, ये दोनों को भाग कर दिए तो ये आ गया। अब होता क्या है, यहाँ पर L म्यू जी बराबर एक फार्मूला होता है, L म्यू जी बराबर A म्यू जी अपान A म्यू L, ये होता है। L म्यू जी को आप A म्यू जी अपान A म्यू L लिख सकते हैं, A म्यू जी अपान A म्यू L। और जब उसको आप ऐसा लिख देंगे तो क्या होगा, देखिएगा इसके जगह पर, तो यहाँ पर FL अपान FA और ये A म्यू जी माइनस 1 और ये A म्यू जी अपान A म्यू L माइनस 1। ए म्यू जी इसको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ए म्यू जी मतलब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ए म्यू एल मतलब द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला माध्यम यदि वायु रहता है तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो ए म्यू जी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ए म्यू एल द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक। द्रव कौन सा पता नहीं, कोई सा हो सकता है ना, हमने पानी नहीं बोल रहा है, जल नहीं बोल रहा है, द्रव में कोई भी तरल हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ए म्यू जी निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ए म्यू एल भी क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। ये भी बता दें आपको, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। ए म्यू जी तो कांच का अपवर्तनांक है जो 1.5 होता है, 1 से बड़ा तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं 1.5 ए म्यू जी का मान है होता है, फिक्स है, तो वो तो फिक्स है कि 1.5। अब ए म्यू एल जो है वो फिक्स तो नहीं है, पर इतना जरूर फिक्स है कि 1 से ज़्यादा ही होगा। ए म्यू एल का मान फिक्स नहीं है कि क्या होगा, पर इतना कन्फर्म है कि 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट यही है, यहाँ पर ये देखिएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए, किंतु यहाँ ए म्यू जी का मान भी 1 से ज़्यादा होता है, जो कि फिक्स भी है कि 1.5, और ए म्यू एल जो है 1 से बड़ा कन्फर्म है। निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से बड़ा होता है। तो ये आपको बता दें, यदि ए म्यू जी का मान 1.5 लिया जाएगा और ए म्यू एल का मान 1 से बड़ा लिया जाएगा, तो निश्चित है कि FL FA से बड़ा होगा। तो समीकरण 3 से FL ग्रेटर दैन FA, लेकिन ये लगता होगा ये कैसे हो गया। तो एक उदाहरण लीजिए आप, ए म्यू जी तो फिक्स है 1.5, ए म्यू जी 1.5 फिक्स है, और ए म्यू एल का मान 1 से बड़ा ही होता है। तो हम समझाने के लिए, है ना,
ए म्यू एल का मान हम मान लो ले लेते हैं 1.25 है बड़ा 1 से कि नहीं, है कि नहीं है। और ए म्यू जी का मान तो फिक्स है कि 1.5 होगा ही, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम ये आज कहना चाहते हैं कि ए म्यू जी 1.5 है, ए म्यू एल 1 से बड़ा है तो एफ एल एफ ए से बड़ा होगा ही। पर मान लो किसी को बात नहीं समझ में आ रही, नहीं मानने के लिए तैयार है, तो हम ए म्यू एल का मान 1 से बड़ा ले के चल रहे हैं 1.25 उदाहरण के लिए। ये ना कहो ये किसका होता है ना। हम 1 से बड़ा मान कर चलते हैं, ये किसी द्रव का है, हम नाम नहीं जानते, है ना। मान आए हैं कि किसी ना किसी का द्रव का 1.25 होगा, 1 से बड़ा तो लेना है तो 1.25 ले लिए। अब हमें इसमें रखते हैं तो एफ एल बटे एफ ए बराबर 1.5 माइनस 1, और ये 1.5 बटे 1.25 माइनस 1, इसको हल किए तो ये हो गया 0.5, और इसमें इसका भाग करेंगे तो 1.2 माइनस 1, इसमें इसका भाग कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.5 बटे 0.2 यानी 5/2 आया। एफ एल बटे एफ ए बराबर, अब बताओ 5 बड़ा है कि 2? 5 बड़ा है, 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, तो एफ एल बड़ा होगा एफ ए से, ये देख लो, ठीक है ना। कहेंगे सर आप 1.25 ले लिए इसलिए आ गए हैं, अन्य में ना आएगा। आप 1 से बड़ा कोई भी मान ले लो, 1 से बड़ा कोई भी मान ले लो, और इसका तो फिक्स है कि 1.5 होगा। कांच का अब निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 होता है, ये फिक्स है। और ए म्यू एल का मान ये नहीं पता है कितना होगा, पर इतना पता है 1 से बड़ा होगा, तो हमने समझाने के लिए 1 से बड़ा ये ले तो लिया। आप कोई और दूसरा ले लीजिए और उससे लगा दीजिए तो ये बड़े मान आएगा, ठीक है ना। तो यानी ये कन्फर्म हो गया कि द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी वायु की तुलना में ज़्यादा होती है। द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी वायु से ज़्यादा होती है, ये कन्फर्म हो गया ना। द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी वायु माध्यम से ज़्यादा होती है, या द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी वायु से अधिक होती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ जरूर आप लोगों के माइंड में कुछ प्रश्न आ सकता है, वो ये है कि ए म्यू एल का मान जो 1 से बड़ा लेना है, ए म्यू एल का मान जो 1 से बड़ा लेना है, तो हम 1 से बड़ा तो कुछ भी ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। ए म्यू एल का मान 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। तो जब ए म्यू एल का मान 1 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो आपके सामने 3 स्थितियाँ होंगी। क्या क्या स्थितियाँ होंगी? वो 3 स्थितियाँ ये होगी कि आप ए म्यू एल का जो मान 1 से बड़ा लेंगे वो ऐसा भी हो सकता है कि इससे छोटा रहे। 1 से बड़ा लेना है पर इससे 1.5 से छोटा रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 से बड़ा ले तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 से बड़ा लेना है तो इतने वो भी हो, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। ए म्यू जी का मान फिक्स है 1.5, ए म्यू एल का मान 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा तो मान लो इससे छोटा हो, इससे भी बड़ा हो, या इसी के बराबर हो। हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ए म्यू एल जो है ए म्यू जी से छोटा हो, या कि ए म्यू जी से बड़ा हो, या ए म्यू जी के बराबर हो। तीनों स्थितियाँ हो सकती है ना। ए म्यू एल का मान 1 से बड़ा होगा पर इससे छोटा हो, या इससे भी बड़ा हो, या इसी के बराबर हो। तो इन सभी केसों में क्या होगा, तो ये बता दें कि इन सभी परिस्थितियों में फोकस दूरी तो बढ़ेगी। इन सभी परिस्थितियों में फोकस दूरी f जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना। चाहे परिस्थिति ये हो, चाहे परिस्थिति ये हो, चाहे परिस्थिति ये हो, हर परिस्थिति में द्रव में लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी। अब है क्या, यदि ये स्थिति है तो लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन, लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इसका क्या मीन्स हुआ, यदि ए म्यू एल का मान ए म्यू जी से कम है तो लेंस को द्रव में जब डुबा देंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, पर लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि उत्तल लेंस को डुबाएंगे तो वहाँ उत्तलय रहेगा, और अवतल लेंस को डुबाएंगे तो अवतलय लेंस की तरह कार्य करेगा। लेकिन यदि केस ये है ए म्यू एल बड़ा है, ए म्यू जी छोटा है, ठीक है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेंस की प्रकृति बदल जाती है। यदि ये उत्तल है तो द्रव में वो किसके जैसे काम करेगा, अवतल जैसे, और यदि ये अवतल है तो उस द्रव माध्यम में ये किसके जैसे काम करेगा, उत्तल जैसे। ठीक है ना। यदि ए म्यू एल का मान यानी द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है और लेंस का अपवर्तनांक कम है तो उस द्रव में लेंस को यदि डुबा दिया जाएगा तो फोकस दूरी तो बढ़ेगी। हमने कहा कि फोकस दूरी तीनों में बढ़ता है। अब एक केस होने पर प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है, इस केस होने पर लेंस की प्रकृति बदल जाती है। इसका अर्थ हुआ कि यदि वो वायु माध्यम में उत्तल लेंस है तो इस केस में द्रव में डुबा देंगे तो वो वहाँ जाके अवतल जैसे काम करेगा, वहाँ रहेगा तो अवतल जैसे। ये मत सोचना कि उत्तल को द्रव में डुबा के बाहर निकाल लेंगे तो अवतल बन के तैयार होके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बाहर उत्तल लेंस है तो अंदर जल द्रव के अंदर रहेगा तो अवतल जैसे काम करेगा, और यदि अवतल है बाहर तो अंदर उत्तल जैसे काम करेगा। यदि केस ये है तो ठीक है ना। और यदि मान लीजिए ये केस है, यदि ये केस है तो फोकस दूरी तो बढ़ना है, लेकिन इस केस में लेंस साधारण कांच की तरह कार्य करेगा, साधारण कांच की तरह कार्य करेगा। ठीक, भले वो उत्तल लेंस है, पर यदि इस केस में उस उत्तल लेंस को द्रव में डुबा देंगे, ये केस है, तो वो जब वो द्रव के अंदर रहेगा तो साधारण कांच की तरह कार्य करेगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। ठीक है। और इसमें फोकस दूरी जो है अनंत हो जाएगी, ये भी है, और लेंस अदृश्य हो जाएगा, लेंस अदृश्य रहेगा, अदृश्य रहेगा। द्रव में डुबाए रहेंगे तो लेंस दिखेगा भी नहीं। ठीक है ना। तो यदि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है तो उस केस में लेंस को द्रव में डुबा देने पर उसकी फोकस दूरी तो अनंत होगी और वो साधारण कांच की तरह कार्य करेगा और वो दिखेगा भी नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या क्या, यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है तो द्रव माध्यम में लेंस को डुबा देंगे तो द्रव माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन लेंस उत्तल है तो उत्तलय रहेगा, अवतल है तो अवतलय रहेगा। दूसरी स्थिति ये है कि यदि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है और द्रव का लेंस का अपवर्तनांक कम है और द्रव का ज़्यादा है, ये वाला केस है, तो उस स्थिति में यदि लेंस को द्रव में डुबा देंगे, लेंस को द्रव में डुबा देंगे तो फोकस दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन उत्तल लेंस यदि बाहर है तो द्रव के अंदर अवतल जैसे रहेगा, और यदि अवतल लेंस बाहर है तो द्रव के अंदर उत्तल लेंस जैसे होगा। ठीक है ना। और यदि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है तो द्रव के अंदर वो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, वो लेंस साधारण कांच की तरह कार्य करेगा और अदृश्य भी रहेगा। ठीक है ना। हकीकत ये है, बीच में बोलने में यदि उल्टा कहीं पर बोल दिए हो तो आप उस पर न जाइएगा, मेन पॉइंट जो है वो ये है। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ डायग्राम्स आप लोगों के सामने बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये कोई माध्यम है ना, और यहाँ ये एक उत्तल लेंस है, और यहाँ भी कोई ऐसा द्रव माध्यम है, और ये भी एक उत्तल लेंस है, और यहाँ भी कोई माध्यम है,
और यहाँ पर ये भी एक उत्तल लेंस है। ठीक है, ये देख रहा है ना, ये उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है। और इस उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया गया है, इसको भी डुबाया गया है, इसको भी डुबाया गया है। अब यहाँ पर यहाँ जब किरणें जाती हैं तो ये इसमें इस प्रकार हुआ, मान लो ऐसा, और इसमें जब किरणें गई तो ये ऐसा हो गया, ऐसा, और इसमें जब किरणें गई तो ये सीधे निकल रही हैं। अब बताओ, उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को, ध्यान देना, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। उत्तल लेंस का काम ये है। और अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को ऐसा कर देता है, ये। ठीक है ना। अब बताओ, ये लेंस है, द्रव में डुबाया गया है। किसमें डुबाया गया है? द्रव में। यदि हमें द्रव के अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक क्या माने? ए म्यू एल, और लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक ए म्यू जी। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये द्रव के अंदर डूबा है, लेंस है, उत्तल लेंस है, द्रव के अंदर डूबा हुआ है, किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी ये उत्तल जैसे है। यहाँ वास्तव में ये है क्या? उत्तल लेंस, लेकिन ये काम किसके जैसे कर रहा है? अवतल जैसे कर रहा है लेंस उत्तल, लेकिन द्रव में डुबाए तो क्या बन गया? ये अवतल। और ये है लेंस, लेकिन द्रव में डुबाए हैं तो भी वो साधारण कांच की तरह कार्य कर रहा है। ये साधारण कांच की तरह कार्य कर रहा है उत्तल लेंस। ये अवतल लेंस की तरह कार्य कर रहा है उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जैसे कार्य भी कर रहा है। इसका अर्थ हुआ यहाँ पर ए म्यू एल जो है, ए म्यू एल जो है ए म्यू जी से छोटा है यहाँ पर, तभी ये उत्तल जैसे कार्य कर रहा है। और यहाँ ए म्यू एल जो है वो बड़ा होगा ए म्यू जी से, तब ये उत्तल अवतल जैसे काम कर रहा है। और यहाँ पर ए म्यू एल और ए म्यू जी बराबर होंगे, इसलिए ये लेंस होते हुए भी साधारण कांच की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो याद रखना कि यानी ये पूछ दिया जा सकता है कि कौन सा ये चित्र 1, 2, 3 में कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें माध्यम का वर्तनांक लेंस से अधिक है। तो इस चित्र में माध्यम का वर्तनांक लेंस के वर्तनांक से ज़्यादा है, तभी तो ये उत्तल अवतल जैसे काम कर रहा है ना। और इसमें माध्यम का वर्तनांक लेंस के वर्तनांक के बराबर है, तभी तो वो लेंस होते हुए भी साधारण कांच की तरह कार्य कर रहा है। और ये लेंस का वर्तनांक अधिक है, माध्यम का कम है, तभी तो उत्तल है, तो उत्तल जैसे कार्य कर रहा है। ऐसे ही अवतल लेंगे तो अवतल में भी ऐसे डायग्राम बन सकता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बड़े कंपटीशन में भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना। अब यदि फार्मूला के आधार पर इसको समझा जाए, फार्मूला के आधार पर समझें तो उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये है क्या? जैसे एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1, और ये ए म्यू जी अपान ए म्यू एल माइनस 1, ये फार्मूला है। ठीक है ना। अब ये बता दें, यदि हम एफ ए को क्या लेते हैं? धन में लेते हैं। एफ ए क्या लेते हैं? धन में। इसका अर्थ हुआ क्या लिया हमने? उत्तल लेंस। एफ ए का मान धन में, यानी उत्तल लेंस। ठीक है ना। और यदि ए म्यू जी बड़ा है ए म्यू एल से, तो एफ एल का जो मान आएगा वो ऋण में आएगा, धन में आएगा, सॉरी। यदि एफ ए का मान धन में ले रहे हैं, उत्तल लेंस है तो धन में ले लिए, और जब इसको ए म्यू जी बड़ा है ए म्यू एल से, तो इन सब को रख के हल करेंगे तो एफ एल का मान भी धन में आएगा। तो इसका अर्थ होगा कि उत्तल आए हुए। ठीक है ना। और यदि आप ये केस है, एफ ए आप धन में लिया और ए म्यू जी छोटा है ए म्यू एल बड़ा है,
तो FL का मान क्या आएगा, ऋण में आएगा। इसका अर्थ हुआ कि उत्तल आपने लिया तो बन गया क्या, अवतल। यदि माइनस लेके चलेंगे तो प्लस में आएगा, ये केस रहेगा तो ठीक है ना। और यदि मान लीजिए FA आपने क्या लिया, प्लस लिया, मीन्स उत्तल, ठीक है ना, और A म्यू G और A म्यू L को क्या ले लिया, बराबर, तो यहाँ FL का मान कितना आएगा, इन्फिनिटी। और फोकस दूरी इन्फिनिटी किसी लेंस का नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या क्या कहा हमने, फिर से सुनना। ये होता है फार्मूला। यदि हम वायु माध्यम में उत्तल लेंस लेके चलते हैं तो उत्तल लेंस होगा तो FA का मान क्या होगा, धन में, और A म्यू G बड़ा है A म्यू L से, तो इस केस में इसमें सब कुछ रख करके जब चलेंगे तो FL का मान धन में आएगा। और यदि ऋण में लेके चलेंगे, अवतल रहेगा तो FL का मान ऋण में आएगा, तो अवतल आएगा, ठीक है, ये केस है। तो और यदि मान लीजिए FA का मान आपने धन लिया, आपने उत्तल लेंस लिया, और A म्यू G छोटा है A म्यू L बड़ा है, तो उन सब मानों को यहाँ रखेंगे तो FL का मान ऋण में आएगा, जिसका अर्थ हुआ कि उत्तल था तो अवतल जैसे हो गया। और यदि मान लीजिए FA का मान धन है, उत्तल है, और A म्यू G और A म्यू L बराबर हैं, तो उनको यहाँ रखेंगे तो FL का मान अनंत आएगा, है ना। तो ये हो गया, बात कन्फर्म हो गई होगी अब तक में। ऑल ओवर हमने ये कहा, फाइनल हेडलाइंस वो ये है कि यदि किसी लेंस को द्रव में डुबाएंगे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी, कन्फर्म है हर केस में। अब तीन परिस्थितियाँ ये होती है कि यदि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है, द्रव का कम है, तो उत्तल उत्तले रहेगा, अवतल अवतले रहेगा। और यदि मान लीजिए लेंस का अपवर्तनांक कम है और द्रव का ज़्यादा हो गया, लेंस का अपवर्तनांक कम है और द्रव का ज़्यादा हो गया, तो उत्तल जो है अवतल जैसे काम करेगा, अवतल उत्तल जैसे काम करेगा। और यदि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है तो लेंस को द्रव में डुबाएंगे तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और वो लेंस की प्रकृति खत्म हो जाएगी, अर्थात वो लेंस नहीं रहेगा, साधारण कांच की तरह कार्य करेगा, ठीक है। इस प्रकार से और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।